हेलो, नमस्ते, आदाब। तो मेरा नाम शिवम है और मेरा काम है मैं हिस्टोरिकल साइट्स पे जाके वीडियो बनाता हूँ। तो इसी के लिए मैं आ गया हूँ लखनऊ हुसैनाबाद में एक और हिस्टोरिकल साइट। ये पीछे आप देख रहे हैं क्लॉक टावर। ये दिखा नहीं होगा सही से, तो मैं दिखाता हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश बहुत है इधर। अभी बारिश हो रही है, मैं पूरा भीग गया हूँ, लेकिन मेरे को वीडियो बनानी थी क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी और काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी। अगर ऐसे रहेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और वीडियो चलेगी भी नहीं। तो ये है क्लॉक टावर हुसैनाबाद। तो जैसे अभी पूरे हुसैनाबाद में बहुत बारिश हो रही है, तो थोड़ा धीरे धीरे कम हुई और मेरा पूरा जो शर्ट है पूरी भीग गई क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। मैं लखनऊ में, मतलब ये जो टूरिस्ट प्लेसेस से काफ़ी दूर रहता हूँ, तो आने में काफ़ी भीग चुका हूँ मैं। पर ये है क्लॉक टावर दिस। अब जैसे अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो ये क्लॉक टावर जो बना है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया। जैसे और भी बहुत सारी हुसैनाबाद कॉम्प्लेक्स में जो साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स, वो नवाब से ने बनाया है, नवाब पीरियड में बनी है। पर ये जो क्लॉक टावर है ये बना है ब्रिटिश टाइम पर। जैसे आप इसके आर्किटेक्चर से देख के पता लगा सकते हो कि ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर, मतलब ब्रिटिश मॉन्यूमेंट है जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बना है। और ये पूरा एरिया आता है हुसैनाबाद, आप पीछे देख सकते हो। और ये जो क्लॉक टावर है ये बहुत जल्दी में बना है, मतलब जल्दी नहीं है, तो ये लेट है, तो ये पुराना ही। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन किया जाए और भी मॉन्यूमेंट से, जैसे आप ये पीछे पिक्चर गैलरी देखेंगे, तो उससे ये जो क्लॉक टावर है ये थोड़ा जल्दी बना है, मतलब ये ज़्यादा पुराना नहीं है। क्योंकि 1857 के बाद जब एनेक्सेशन ऑफ अवध होता है, अवध को जीत लिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा, तो फिर उसके बाद ये क्लॉक टावर बनता है। और जितने भी यहाँ पर और भी आर्किटेक्चर हैं वो अवध किंगडम के नवाबों के द्वारा बने हैं। पर ये जो आर्किटेक्चर है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बना है, तो ये नया आर्किटेक्चर है, मतलब कंपैरिजन में नया, ज़्यादा इसकी टाइम नहीं हुआ है कंपैरिजन में बताया जाए तो। अब जैसे इस क्लॉक टावर की अगर एक हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, इसके फैक्ट्स के बारे में बताया जाए, तो जैसे ये और भी हुसैनाबाद हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में और भी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उससे ये नया है। मतलब ये ज़्यादा, मतलब नया है, मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बने हुए कंपैरिजन में किया जाए। लेकिन इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब ये इतना भी नया नहीं है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया और सन 1881 में, मतलब 1881 एडी में इसको अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और ये जो क्लॉक टावर है अब वो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा क्लॉक टावर, मतलब इसकी हाइट सबसे ऊंची, सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है इंडिया का। अब जैसे आप बहुत सारे शहरों में अगर आप विज़िट करोगे तो ये ब्रिटिशर्स की एक स्पेशलिटी रही है कि वो हर जगह क्लॉक टावर, घंटाघर बनाते थे। जैसे आप कानपुर में भी जाओगे तो वहाँ भी घंटाघर है, और भी बहुत सारे जगह में, आगरा में घंटाघर है। तो वैसे ही एक ये घंटाघर है लखनऊ में, लेकिन ये पूरे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट घंटाघर है। इसकी जो हाइट है वो 220 फुट है और 67 मीटर इसकी हाइट है, मतलब 67 मीटर्स अगर मीटर्स में नापी जाए और फिट में नापी जाए तो 220 फुट। और ये बनता है पूरे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट वॉच टावर। जैसे इसके एक और फैक्ट के बारे में बताया जाए, इसके हिस्ट्री के फैक्ट के बारे में बताया जाए, तो ये पूरा क्लॉक टावर
बनने में जो खर्चा हुआ है वो 1,75,000 रुपये का हुआ है खर्चा। मतलब उस ज़माने में 1,75,000 रुपये में ये पूरा क्लॉक टावर बन के तैयार हुआ था। और इसके जो आर्किटेक्चर है वो एक ब्लेंड आर्किटेक्चर है। मतलब जैसे बहुत सारे लखनऊ और अवध के रीजन में एक आर्किटेक्चर बनते थे जो जिसके अंदर 2 आर्किटेक्चर दिखते थे, तो इसके अंदर भी 2 आर्किटेक्चर हैं। एक है मुग़ल आर्किटेक्चर और दूसरा है स्पेशल जो आर्किटेक्चर जो इसमें ज़्यादा प्राइम में है, और वो है विक्टोरियन आर्किटेक्चर। अब जो विक्टोरियन आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाए तो जैसे ही नाम से ही पता चलता है विक्टोरियन आर्किटेक्चर में आता है विक्टोरिया, मतलब क्वीन विक्टोरिया के बारे में। तो क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में ये जो विक्टोरियन आर्किटेक्चर है ये बहुत ही प्रचलित था और बहुत सारे टावर्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स इसी विक्टोरियन आर्किटेक्चर के बारे के ऊपर बनाई जाती थी। अब जैसे अगर कोई बंदा ज़्यादा आर्किटेक्चर्स के बारे में भी ना जानता हो तो भी ये आर्किटेक्चर वैसे ही दिखता है कि ये एक ब्रिटिश इंग्लिश आर्किटेक्चर है। और ऐसे ही आर्किटेक्चर के अगर हम और भी एग्जांपल बताएं तो जैसे मैं भी एक क्रिकेट लवर हूँ, तो लॉर्ड्स का जो मैदान है और इसमें जो लॉर्ड्स के मैदान में जो एक पवेलियन आता है जिसकी तरफ एक रॉयल बिल्डिंग है जो आप देख नहीं रहे हो, जैसे इसमें भी ब्रिक पेंटेड है, मतलब ब्रिक का इसमें थोड़ा बहुत यूज किया गया है। ब्रिक का तो यूज किया ही गया, लेकिन जो ब्रिक को क्लासीफाई नहीं किया जाता है। जैसे आप ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स को देखते होंगे उसमें जो रेड ब्रिक को ज़्यादा ही पोर्ट्रे करते हैं, तो वैसे ही लॉर्ड्स के मैदान में भी है। और आप बहुत सारे जगह, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे आर्किटेक्चर देख सकते हो जिसमें आप देख सकते हैं कि जो विक्टोरियन आर्किटेक्चर उसमें ब्रिक को ज़्यादा क्लासीफाई किया जाता था, रेड ब्रिक को। और वैसे ये लिखता है। अब जैसे मैं एक और गया था वाटर स्टोरेज पंप की साइड गया था, एक मेरा पहला ब्लॉग है जहाँ मैं गया था गोमती नदी के पास, जो वहाँ पर एक एंशियंट टावर, वो पुराना टावर था अंग्रेज़ों के ज़माने का, तो उसका भी आर्किटेक्चर सेम लग रहा है। वैसे ही सेम ये भी है। मतलब अगर कोई भी बंदा होगा जो थोड़ा भी आर्किटेक्चर्स के बारे में जानता होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये इंग्लिश आर्किटेक्चर है जिसका नाम है विक्टोरियन आर्किटेक्चर। जिसमें विक्टोरियन आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम बताएं तो ये एक मॉडर्न फॉर्म है गोथिक आर्किटेक्चर का प्लस इटालियन आर्किटेक्चर का, जिसमें ये जो ब्रिक होता है, ब्रिक मतलब ईंट, उसको ज़्यादा क्लासीफाई किया जाता है, रेड स्टोन ब्रिक को। जैसे लॉर्ड्स का जो मैदान है उसमें भी एक पवेलियन जिसकी तरफ जो सामने की तरफ एक मतलब एक मॉडर्न बिल्डिंग आती है जो अंग्रेज़ों के टाइम की है, वो आपको दिखेगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर में दिखेगा, जैसे लॉर्ड्स का है मैदान उसमें दिखेगा आपको, और बहुत सारे पुराने कोठी और बहुत सारे पुराने जो आप ऑफिस देखोगे उसमें भी दिखता है ये आर्किटेक्चर, जिसमें ब्रिक को, मतलब जैसे अगर हम मुग़ल आर्किटेक्चर और अवधी आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाए तो उसमें मोटर प्लास्टर करते थे ब्रिक के ऊपर, पर विक्टोरियन आर्किटेक्चर में ब्रिक के ऊपर प्लास्टर नहीं करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं जिससे ब्रिक दिखे, जैसे आपको ये दिख रहा है। तो ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर जो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे बहुत ही प्रचलित हुआ था, और बहुत सारी कॉलोनीज़ और बहुत सारे इंग्लैंड, ब्रिटेन के आर्किटेक्चर में इस विक्टोरियन आर्किटेक्चर का यूज हुआ है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ तो एक ये टावर और एक ये जो लखनऊ में मैं एक बार गया था व्लॉग बनाने, जहाँ पर पिपरा शमशान घाट के पास मैंने एक टावर देखा था जो वाटर स्टोरिंग पंप था, वो टावर। और एग्जांपल और दिया जाए तो लॉर्ड्स का जो मैदान है वो। तो ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर। अब जैसे ये जो पूरा हुसैनाबाद का क्लॉक टावर है वो विक्टोरियन आर्किटेक्चर प्लस मुग़ल आर्किटेक्चर में, पर इसमें प्राइम जो आर्किटेक्चर है वो विक्टोरियन आर्किटेक्चर है। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम है रिचर्ड रॉसल बाइने, जिन्होंने 1,75,000 की लागत से ये 220 फुट का ये क्लॉक टावर बनाया था। पर इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, इस क्लॉक टावर के कंस्ट्रक्शन के पीछे भी। क्लॉक टावर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किसी शख्स के अराइवल के कारण हुआ है, मतलब कोई शख्स अवध किंगडम में आया था और उसी के अराइवल के लिए ये क्लॉक टावर बना था।
और वो शख्स थे सर रिचर्ड कूपर, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर थे। और वो जब अवध में आए थे तो उन्हीं के अराइवल में, ये सर रिचर्ड रॉसल बायने आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ये ग्रांड आर्किटेक्चर बनाया था ऑन द अराइवल ऑफ सर रिचर्ड कूपर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के, और जब वो अवध आए थे उनकी वेलकम की। अब जैसे मैंने बताया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिचर्ड कूपर थे, सर रिचर्ड कूपर, उनके अराइवल में जब वो अवध किंगडम में आए थे, और डेट है मतलब ईयर है वो 1877 एडी है, मतलब 1870 एडी में सर रिचर्ड कूपर जो गवर्नर थे, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की। अब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के बारे में बताया जाए तो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो मॉडर्न एरिया आता है वो आता है उत्तर प्रदेश का एरिया, और हिमाचल प्रदेश का एरिया, उत्तराखंड का एरिया, और थोड़ा बहुत दिल्ली और पंजाब का एरिया। मतलब ये जो एक तो नॉर्थ और वेस्ट का जो प्रोविंस आता है, जिसमें जैसे उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, लेकिन उससे भी पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे आप दिल्ली एनसीआर जानते हो, तो दिल्ली एनसीआर में अगर उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे पार्ट जोड़ दिए जाएँ तो वो आता था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम था सर रिचर्ड कूपर, और उन्हीं के अराइवल जब वो अवध किंगडम में आए थे तो उन्हीं के अराइवल पे ये पूरा क्लॉक टावर बनाया था रिचर्ड रॉसल वाइल। अब अगर सर रिचर्ड कूपर के बारे में बताया जाए तो सर रिचर्ड कूपर 1846 एडी में इंग्लैंड से आए थे कलकत्ता, और फिर वो एक कलकत्ता की जो सिविल सर्विसेज में उसमें काम किए थे। मतलब वो एक आईएएस ऑफिसर तो अभी का है, लेकिन वो एक सिविल ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर तो अभी कहा जाता है, और वो सिविल ऑफिसर थे। और फिर उन्होंने काम किया था बंगाल में, और फिर बहुत ही लखनऊ में भी उन्होंने काम किया है। लखनऊ में वो टच में रहे हैं जेम्स आउटरम में। सर जेम्स आउटरम थे, उनके टच में रहे, एक कैंपेनियन थे उनके। और 1877 एडी में जब उनकी पोस्टिंग होती है लखनऊ में एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पहले वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के। और जब अवध किंगडम में उनकी, मतलब अवध किंगडम तो नहीं, अवध में जब होती है उनकी, अवध प्रोविंस में उनकी एंट्री एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको पोस्ट दी जाती है, तो उन्हीं के ग्रांड वेलकम के ऊपर ये भव्य टावर बनाया जाता है जो 220 फुट का है। विक्टोरियन आर्किटेक्चर इसका। अब जैसे मैंने बताया था सर रिचर्ड कूपर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के, और फिर वो जब अवध किंगडम में आए थे तो उन्हीं की ग्रांड वेलकम में ये टावर बनाया गया था जो विक्टोरियन आर्किटेक्चर में है। अब इसके आसपास बहुत से आर्किटेक्चर हैं, जैसे सतकंडा, जैसे मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी इससे पहले, और ये पीछे पिक्चर गैलरी। तो ये पूरा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में आता है और काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन अगर इसकी एक और क्वालिटी के ऊपर बताया जाए इस पूरे टावर के ऊपर, तो इसमें ये जो क्लॉक दिखती है, इस क्लॉक का भी खास इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं बताता हूँ, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक गन मेटल से बनी है। गन मेटल से अगर मैं बताऊँ तो गन मेटल को ब्रास कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम के टाइम पर। मतलब ब्रिटिश सरकार में गन मेटल्स को कहते थे ब्रास, मतलब जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज, उसको कहते थे गन मेटल। और उसी गन मेटल से ये पूरी की पूरी ये क्लॉक टावर की ये जो पेंडुलम और ये घड़ी बनी है। अब इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि 2007 आते आते ये जो पूरी घड़ी थी ये पूरी ख़राब हो गई थी, और सोचा जा रहा था कि इस पूरी घड़ी, क्योंकि ये घड़ी जो है एनालॉग घड़ी है, तो इसको बदल दिया जाए डिजिटल घड़ी से। पर इंडिया में दो शख्स होते हैं जिसकी हिस्ट्री भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रिलेटेड है इस पूरे वॉच टावर से तो उनकी हिस्ट्री भी बताते हैं, बहुत ज़रूरी है। जिसमें आते हैं सर प्रतोष शर्मा और सर, अब जैसे इसका एक और फैक्ट है, जैसे मैं बता रहा था, प्रतोष शर्मा और भी एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने 2011 में इस पूरे क्लॉक को सुधारा था
क्योंकि इसके बदले डिजिटल क्लॉक लग रही थी। अब वो जो भी हिस्ट्री में बाद में बताऊँगा, क्योंकि बारिश काफ़ी हो गई है और अब ये ब्लर देख रहे हो क्योंकि कैमरा भी ख़राब हो रहा है। कैमरा क्या, मेरा मोबाइल ही है, मोबाइल का कैमरा है थोड़ा, कोई कैमरा वैमरा नहीं है मेरे पास, मोबाइल है उसी से मैं करता हूँ शूट। तो काफ़ी एक अच्छी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी एक अच्छी हिस्टोरिकल साइट है ये हुसैनाबाद में, क्लॉक टावर, और आप घूम सकते हो। वैसे अभी बारिश बहुत है, आप कभी एक अच्छे टाइम निकाल के आइए। मैं तो इसलिए आ गया था क्योंकि बारिश काफ़ी 3-4 दिनों से हो रही थी, बहुत बारिश हो रही है लखनऊ सिटी में, और मुझे थोड़े कंसिस्टेंसी बनानी है अपने चैनल में, इसी के कारण मैं आ गया हूँ। बारिश हो रही थी, मैं पूरा भीग गया हूँ, फिर भी मैंने वीडियो बनाई है और ये काफ़ी अच्छी है। तो इफ़ यू लव दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं फिर एक अलग हिस्टोरिकल साइड में, फिर एक उसकी अलग हिस्ट्री के साथ। सो थैंक यू गाइस। तो हेलो, नमस्ते, आदाब। तो अभी कहीं जाओ ना, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई। तो जब मैं वीडियो बनाने गया था तो काफ़ी बारिश हो रही थी, और मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो काफ़ी बारिश के कारण मोबाइल सही से काम भी नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे वीडियो वहाँ बंद करनी पड़ी। वहाँ पे मैं बता रहा था कि 2 इंडियन सिटीजन भी थे जिनका बहुत योगदान है हुसैनाबाद क्लॉक टावर में। उनका नाम है मिस्टर परितोष चौहान और मिस्टर अखिलेश अग्रवाल। ये 2 बंदे थे, ये 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस क्लॉक टावर का जो एनालॉग क्लॉक है उसको बचाए रखने में काफ़ी योगदान दिया। 2010 में ये जो क्लॉक था, क्लॉक टावर का जो क्लॉक था, ये खराब हो गया था और अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट सोच रहे थे कि इसको चेंज करके हम एक डिजिटल क्लॉक लगाया जाए, पर ये दोनों आर्किटेक्ट आते हैं और 2010 में इस क्लॉक को सही करने का जिम्मा उठाते हैं और सही करते हैं। फिर फाइनली इन्हीं दोनों आर्टिशियंस, इन्हीं दोनों आर्किटेक्चरों की कृपा से, इन्हीं दोनों का गुडविल से ये पूरा क्लॉक टावर का जो क्लॉक है ये सही हो जाता है, और फाइनली 13 सितंबर 2011 को ये फिर से क्लॉक चलने लगता है, और जो आज तक चलता जा रहा है। तो अगर इस क्लॉक टावर में क्रेडिट की बात की भी जाए, हिस्ट्री का बात की भी जाए, तो इन दोनों आर्किटेक्चरों का भी नाम आता है, जिसमें मिस्टर परितोष चौहान और मिस्टर अखिलेश अग्रवाल। अब दूसरी बात ये रही कि जो ब्रिटिश कॉलोनी है, जैसे इंडिया भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो उसमें क्लॉक टावर ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग क्यों बनाते थे? तो जैसे मैंने पढ़ा हिस्ट्री में और मैंने फैक्ट्स देखे, तो वो ये था कि अपनी वेल्थ और अपना ईगो स्टेटस बनाने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रिटिशर्स ये क्लॉक टावर हर एक स्टेट में की सिटीज में बनाते थे, जिससे वो दिखा सकें कि ये उनका आर्किटेक्चर है, और अपना एक धौंस जमाना नहीं होता है कि वो अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाए कि ये क्लॉक टावर हमने बनाया, और उससे उनकी पूरी ख्याति फैले और लोगों में चर्चा हो कि ये चीज़ इन्होंने बनाई है। एक अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका था ब्रिटिशर्स का, इसीलिए वो हर एक छोटी मोटी सिटी टाउन में वो अपने क्लॉक टावर बनाते थे, और ये इतने ऊंचे और टॉल इसलिए बनाते थे, एक तो इससे ये होता था कि हम टाइम देख सकते थे, और दूसरा इनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता था ये क्लॉक टावर इनकी बिल्डिंग्स का, इनके आर्किटेक्चर का, कि ये आर्किटेक्चर इन पर्टिकुलर ब्रिटिशर्सों ने बनाया। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, उसी तरीके का हिसाब से एक मैनिपुलेशन ट्रिक थी लोगों को कि ये उनका आर्किटेक्चर है, वो कितनी एडवांस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। सो इफ यू लव दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। Thank you.